हेलो एवरीवन। वेलकम टू एसएमए मित्रा। तो आज आपकी मुलाकात एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी से करवाने जा रहे हैं। कंपनी का नाम है कॉम्प्लेक्स सिनेमास लिमिटेड। हमारे साथ कंपनी के जॉइंट एमडी मिस्टर राहुल ज्ञानी साहब जुड़े हुए हैं और उनका साथ दे रहे हैं सीएफओ मिस्टर पूजन ठाकर साहब। जेंटलमैन, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। सो राहुल सर, सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं। प्लीज समझाइए कंपनी का बिजनेस मॉडल। Right. So Complex is dealing into the smart spaces for cinemas. We create ultra luxurious, classy and like luxurious cinemas on a franchisee partnership model, wherein we are probably the largest company who's dealing into only and only franchising of cinema business model. ये मॉडल ऐसे काम करता है जहाँ पे इंडिया के अंदर बहुत सारे सिटीज, बहुत सारे लोकेशन ऐसे हैं जहाँ पे सिनेमा नहीं है या तो जहाँ पे अच्छे सिनेमा नहीं है। वहां पे हम लोग कॉम्प्लेक्स के स्मार्ट सिनेमाज लेके आ रहे हैं विथ द लोकल इन्वेस्टर, लोकल एंटरप्रेन्योर्स जो सिनेमा इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उनके लिए हम लोगों ने एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही क्लासी मॉडल डिजाइन किया है जहाँ पे जितना भी फिट आउट होता है वो फ्रेंचाइजी के इन्वेस्टमेंट से होता है, और जितना टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट होता है वो कंपनी के इन्वेस्टमेंट से होता है। सो विन विन सिचुएशन, जॉइंटली दोनों लाइक एफर्ट लगा के सिनेमा चलाते हैं। एंड लाइक द ग्रोथ रेशियो इज रियली गुड. We are targeting to reach out in more than about 16 to 18 states in coming future. Currently we are operating in 8 states, with 25 cinemas with 66 screens across India. गॉट इट। सो एक फ्रेंचाइजी टाइप का सिनेमा सेटअप का सिनेमा रनिंग करने का बिजनेस है। सर थोड़ा सा और समझाएं, आपके सिनेमास किस साइज के होते हैं? और आपने बताया अल्ट्रा लग्जरियस, राइट? तो उसको भी थोड़ा सा टच करिए। और सर ये बताएं कि आपके रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या क्या होते हैं। सो सबसे पहले किस टाइप के सिनेमा? सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. बहुत सारे सिंगल स्क्रीन्स को मल्टीप्लेक्सिस ने टेक ओवर किया हुआ है इंडिया के अंदर, एंड बहुत सारे मल्टीप्लेक्सिस आज वाइबिलिटी पे नहीं है बिकॉज ऑफ द हैवी केपेक्स एंड हैवी ओपेक्स, जहाँ पे कंटेंट भी बहुत अनसर्टेन था पिछले कुछ सालों तक। अभी तो कंटेंट का बहुत ही अच्छा फ्लो स्टार्ट हो चुका है। ये मॉडल ऐसे काम करता है कि जो इन्वेस्टर होते हैं, जो फ्रेंचाइजी के लिए दे आर लुकिंग फॉर, वो लोगों के पास में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे जिम का फ्रेंचाइजी होता है, रेस्टोरेंट का फ्रेंचाइजी होता है, वैसे हम लोगों ने सिनेमा का फ्रेंचाइजी निकाला हुआ है। और ये जो सिनेमा का फ्रेंचाइजी होता है उसमें हम लोग बहुत इजी लाइक डोर्स ओपन कर रहे हैं पूरे इंडिया के लिए, क्योंकि ये बिजनेस कहीं ना कहीं एक मोनोपोली बिजनेस हुआ करता था अभी तक इंडिया के अंदर। बहुत सारे नेशनल और नॉन नेशनल सिनेमा चेन्स ने इसको मोनोपोली बिजनेस बना के रखा हुआ था। So currently, like we have opened the doors for like every entrepreneurs, every investors, or any financial institution who wants to develop cinema chain in particular location, particular city, or particular states. ये कंपेरेटिवली मल्टीप्लेक्सिस से छोटी साइज होता है, बिकॉज आज क्या हो रहा है कि 1000 सीट का या 1500 सीट का आप मल्टीप्लेक्सिस बना लेते हैं। लेट्स एज्यूम यू आर क्रिएटिंग 1000 सीट मल्टीप्लेक्स, और कहीं ना कहीं 20% ऑक्यूपेंसी के हिसाब से 200 लोग वहां पे फिट बैठते हैं। सो हम लोगों ने सोचा कि व्हाई डोंट वी क्रिएट अ सिनेमा विद 200 और मे बी 250 सीटर, जहाँ पे हमारा ऑक्यूपेंसी लेवल भी अच्छा रहेगा, जहाँ पे हम लोग एक अच्छे नीश को कैटर भी कर पाएंगे। आज क्या है कि सिनेमा का जो टिकट साइज है वो 200-250 रुपीज एवरेज टिकट प्राइस चल रहा है, राइट? सो आई आई थिंक ये बहुत महंगी चीज नहीं है इंडिया में कि 3 आवर्स का मूवी आप 200-250 रुपीज में एसी ऑडिटोरियम में बैठ के, रिक्लाइनर सीट में बैठ के एक अच्छा सा कंटेंट एक्सपीरियंस कर पाओ। We thought to bring like number of cinema screens across India, एंड कहीं ना कहीं इसको वायबल करने के लिए वी हैव टू एंटर टू द द फ्रेंचाइजिंग मॉडल, जहाँ पे ऑपरेशन फ्रेंचाइजी का स्कोप रहता है और टेक्नोलॉजी कंपनी का, टेक्नोलॉजी और कंटेंट जो रहता है वो कॉम्प्लेक्स कंपनी का स्कोप रहता है। राइट सर। नंबर 3, व्हाट वाज योर लास्ट क्वेश्चन मिस्टर धवल? सर रेवेन्यू स्ट्रीम, तो आपके रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आते हैं? Right. So currently, there are three traditional way of getting revenue from the cinema business. So number one is a ticketing revenue, number two is a F&B revenue, and number three is advertising revenue.
but we have added, like few more revenue streams into the franchising model, where we also get, like like we have started getting, like maximum revenues from group booking, public events, or private events, sports events, स्क्रीनिंग जो होता है वहां पे, ऑन टॉप ऑफ दैट, लाइक बहुत सारे लाइव कॉन्सर्ट्स आर स्टार्टेड, लाइक कमिंग टू सिनेमास। पहले जो सिनेमा एक मूवी के लिए लिमिटेड होता था, आज हम लोगों ने उस सिनेमा के अंदर बहुत सारे अलग एक्सपेरिमेंट करके बहुत सारी नई चीजें इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट कर दिया हुआ है। सो रेवेन्यू स्ट्रीम भी हमारा बढ़ा हुआ है। इसके ऊपर हम लोगों का एक और रेवेन्यू स्ट्रीम है, जो हम लोग अभी कन्वीनियंस फीस का रेवेन्यू स्ट्रीम बोल सकते हैं, जहाँ पे हमारा खुद का टिकटिंग एप्लीकेशन, कॉम्प्लेक्स टिकटिंग एप्लीकेशन एंड वेबसाइट से बुकिंग होता है। ऑन टॉप ऑफ दैट, बुक माई शो का भी रेवन एक पार्ट होता है, जो रेवेन्यू, कन्विंस फी का रेवेन्यू हम लोगों को उसका शेयर मिलता है। ऑन टॉप ऑफ दैट, इन फ्यूचर वी आर ऑल्सो कमिंग अप विथ लाइक cloud kitchens from the cinema. We have, like lots of space into the cinema, so we are trying to like cover that revenue stream as well. And there is one more revenue stream, which is a merchandising revenue, which will be contributing a very 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 small part in the coming future. But overall, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स देखते हैं, तो merchandising is a like one of the strong and one of the big source of the revenue streams. Got it. Thank you, Dhaval. Yeah. There is a one more revenue. Sir, there is a one more revenue like franchisee fees and cinema making. So we are into the business. We collect franchisee fees and then we make cinema. गॉट इट सर। तो वो भी एक रेवेन्यू पार्ट है। बिल्कुल, थोड़ा आगे जाके हम लोग थोड़ा और डिटेल में जाएंगे फाइनेंशियल्स के, बट अभी थोड़ा और बिजनेस के बारे में जानने का ट्राई करता हूँ सर। तो राहुल सर, जैसे आपने बताया कि ट्रेडिशनली मल्टीप्लेक्सेस एक मेट्रो सिटी में या टीयर 1 में ज्यादा रहता था, तो क्या ये माना जाए कि कॉम्प्लेक्स सिनेमा को टीयर 2 टीयर 3 में भी ले जाने का प्लान कर रही है? Of course. So when we designed the entire model, our prime focus was to reach out to tier 2 and tier 3, right? And multiplexes के लिए it was not a viable project to reach out to tier 2, tier 3. And कहीं ना कहीं like tier 2 and tier 3 में पोस्ट कोविड, लाइक उनका जो इनकम सोर्स है वो भी बढ़ा हुआ है। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे डिजिटल वो किए हुए हैं। सो टीयर 2 टीयर 3 में भी बहुत स्पेंडिंग पावर बढ़ चुका है अभी आज की तारीख में। बट उनके पास में एवेन्यूज नहीं है। जैसे मेट्रो सिटीज में आपके पास में फैमिली एंटरटेनमेंट के नाम पे या एंटरटेनमेंट के नाम पे बहुत सारे एवेन्यूज होते हैं, वैसे टीयर 2 टीयर 3 में कुछ भी नहीं होता है। सो फॉर देम, लाइक ब्रिंगिंग अ लग्जरी सिनेमा और लग्जरी कॉम्प्लेक्स सिनेमा इनटू टीयर 2 टीयर 3 वुड, उनके लिए तो एक नया अनुभव है। उनके लिए तो बहुत ही अच्छा एक अनुभव होता है कि बस रिक्लाइनर सीट में बैठ के, सोफा सीट्स में बैठ के आप 3D मूवीज एंजॉय कर रहे हो, आप लाइक स्पोर्ट्स इवेंट्स एंजॉय कर रहे हो, फर्स्ट डे फर्स्ट शो रिलीज, बड़े बड़े मूवीज रिलीज कर रहे हो। सो उनके लिए तो सेलिब्रेशन वाला माहौल हो जाता है। डेफिनेटली सर, एंटरटेनमेंट मतलब ह्यूमन काइंड के लिए और इंडिया के लिए एक स्पेशल जगह रखते हैं। सर, एंटरटेनमेंट में सबसे पहला जो स्टेप आता है ना धवल जी, इट इज लाइक के आउट ऑफ होम एंटरटेनमेंट में जो फर्स्ट एवन मतलब फर्स्ट ये बोलते हैं ना, वो सिनेमा है इंडिया में। बिल्कुल। आप अगर एवरेज ये देखने जाते हैं कि इंडिया के अंदर समझ लीजिए कि 4000 से ज्यादा सिटीज एंड टाउन्स है, और उसमें से आई गेस टीयर ए एंड मेट्रोज निकाल लेते हैं तो 3500 टाउन्स के लिए कुछ भी नहीं है इंडिया में करने के लिए। सो probably they don't have a good infrastructure malls. They don't have like water parks. They don't have any other things to do. जैसे मेट्रोज में डिज्नीलैंड नहीं है, यूनिवर्सल स्टूडियोज नहीं है, हमारे पास में ले दे के है क्या, मतलब सिनेमास है हमारे पास में, गेमिंग जोन से, वाटर पार्क से, और कुछ भी नहीं। टीयर 2 टीयर 3 में तो ये पहला अनुभव है, और ये उनके लिए बहुत ही क्लासी अनुभव रह चुका है, क्योंकि हमने हमारा वी आर अ डेटा रिच कंपनी, राइट? वी अंडरस्टैंड अवर कस्टमर पैटर्न एंड एवरीथिंग। सो हम देखते हैं कि लाइक बहुत सारे जो व्यूअर्स होते हैं जो हर महीने 2 बार 3 बार रिपीट होते हैं डिफरेंट मूवीज देखने के लिए, right? Recently movies has also started contributing good in India. Bollywood has started bettering their content.
साथ में हॉलीवुड ने भी बहुत अच्छा एक ये मोमेंटम ला दिया हुआ है। एंड उसके बाद जो रीजनल फिल्म है वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। सो मोमेंटम बना है, लोग अब वापस आ रहे हैं सिनेमा के अंदर। एंड दिस इज द राइट टाइम टू scale India with like cinema screens on the franchisee model. We believe this. राइट। Thank you. पूजन सर, मेरा अगला सवाल आपसे है, कंपनी के ऑर्ग स्ट्रक्चर के बारे में बताइए सर। कोई सब्सिडरी, कोई सिस्टर कंसर्न्स है सर? सो एज ऑफ नाउ हमारी यही कंपनी ऑपरेट है, बट हमारी दो ग्रुप कंपनीज और है, विच इज कॉम्प्लेक्स होम थिएटर प्राइवेट लिमिटेड एंड कॉम्प्लेक्स स्काई थिएटर प्राइवेट लिमिटेड। बट एज ऑफ राइट। नाउ इसमें कोई बिजनेस एक्टिविटीज नहीं है। ओके। और पूजन सर, आपके EBITDA मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन, लाइक अगर मैं लास्ट 2 ईयर देखूं, 23-24 में 10% थे एंड 25 में 27% हो गए। सिमिलरली पैट मार्जिन बिलो 7 थे, वो अराउंड 20% हो गए। तो मतलब इतना सब्सटेंशियली ग्रोथ का रीजन क्या, और गोइंग फॉरवर्ड क्या ट्रेंड देखते हैं आप? सर इसमें क्या है कि पहले जब कंपनी स्टार्ट हुई तब क्या, कंपनी को ग्रो करने के लिए पहले हम लोग कम मार्जिन से बिजनेस करते थे, ठीक है। बट जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती गई हमारे मार्जिन भी हमने बढ़ाने स्टार्ट किए, ठीक है। सो दैट्स वाई लास्ट ईयर हमारा EBITDA मार्जिन बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो दूसरा एक रीजन ये है कि 23-24 में कुछ सिनेमास जो ईयर के एंड में ऑपरेशनल हुए हैं, ठीक है, तो उसका मेरे को पार्ट रेवेन्यू ही मिला है वो पर्टिकुलर ईयर में। और वो सिनेमास का पूरा रेवेन्यू हमको FY 24-25 में मिला है। तो वो भी एक रीजन है कि हमारा EBITDA उसमें भी बढ़ा है। और सर गोइंग ट्रेंड क्या देखते हैं आप, मतलब ये एक्सेप्शनल है या इसी तरह का ट्रेंड फ्यूचर में रहेगा? नहीं सर, गोइंग ट्रेंड जो है वो सस्टेनेबल है। हम्म। और अभी आफ्टर द इश्यू जो अब हमारे पास अच्छा खासा वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, ठीक है, तो कंपनी के मार्जिन्स और भी बढ़ सकते हैं क्योंकि हमारे पास हमारा बाइंग पावर बढ़ेगा, ठीक है। हमें अच्छा सा हम वर्किंग कैपिटल में यूटिलाइज करेंगे, तो हम जो सिनेमा मेकिंग में मटेरियल परचेज करते हैं तो उसमें भी हमारा बाइंग पावर बढ़ेगा और हमें डिस्काउंट भी अवेलेबल। तो सर जैसे एक सिनेमा आप लोग लॉन्च करते हैं, तो इसमें ब्रेक इवन जो ऑपरेटर होता है फ्रेंचाइजी, उनका कब तक आता है, और आप लोगों का भी ब्रेक इवन कब तक होता है? सर नॉर्मली फ्रेंचाइजी का इन्वेस्टमेंट 2 to 2.5 ईयर होता है, ठीक है। हम्म। सो वी कमिट टू द फ्रेंचाइजी लाइक 36 to 45 months। हम्म। और राहुल सर, और हमारा जो इन्वेस्टमेंट रहता है पर सिनेमा वो रहता है 45 to 60 लाख रुपीज। हम्म, तो वी इन्वेस्ट आप इन टेक्नोलॉजी, हम्म। प्रोजेक्टर्स, कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर, LED स्क्रीन्स। एंड राहुल सर, जैसे कि आपके मेजोरिटी ऑपरेशन पुराने में FOFO मॉडल थे, अब जो रिसेंटली कुछ FOCO मॉडल में भी आप लोग ऑपरेट कर रहे हैं, एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर दिस सर? सो वैसे देखने जाए ना तो इट इज अ मिक्स ऑफ बोथ। हम लोगों ने हम्म। जो फ्रेंचाइजी दिए हुए हैं वो सारे एफओ पे दिए हुए हैं। हम्म। बट लाइक देर इज अ entrepreneur or maybe the investor from one of our location, one of our like cinema, जिनके पास में बहुत सारे होटल्स है, जिनके पास में बहुत सारे मॉल्स है, जिनके खुद के लाइक ज्वेलरी स्टोर्स है। एंड दे सेड के बॉस हमें हमारे मॉल में कॉम्प्लेक्स सिनेमा ही चाहिए, but we will not be able to operate it. So for particular that location, we signed up the FOCO model. और जहां पे हम लोगों को ये था कि वी डोंट वांट टू लाइक मिस दिस अपॉर्चुनिटी। हम्म। इतना अच्छा टाउन है, पूरे लाइक 3.5-4 लाख पॉपुलेशन के अंदर कहीं पे भी ये बोलते हैं ना अपना सिनेमा नहीं है, एंड रिच टाउन था। सो कहीं ना कहीं वी स्टार्टेड विद दैट, वी साइन अप विद दैट। बट एक्चुअली होता क्या है, देखो फ्रेंचाइजी का जो ऑपरेशन है वो हम लोगों ने बहुत इजी कर दिया है। फ्रेंचाइजी जस्ट हैव टू ऑपरेट द सिनेमा। फ्रेंचाइजी कैन लाइक पे द रेंट, स्टाफ सैलरी एंड द इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर मेंटेनेंस वो लोग करेंगे। रेस्ट जितना भी पेन है वो पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे। नंबर वन, कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। नंबर टू, टेक्नोलॉजीज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। नंबर थ्री, ऑडियंस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड एवरी वीक वी आर लाइक जो एवरी वीक लाइक देयर इज अ सिस्टम ऑफ पेमेंट। जैसे इट्स, यू कैन से इट्स लाइक उबर ऑफ सिनेमा, राइट?
You can say it's a Uber of cinema, and we are working on this model. Okay. So और majority it's a FOFO, and it will remain FOFO. ओके But कुछ cases में हम लोग इसको FOCO भी लेके आ जाएंगे. और सर जैसे आपके रिवेन्यू सेग्रीगेशन में आपने बताया था कि काफी सेग्रीगेशन, अभी जो सेटिंग अप ऑफ सिनेमा है वो आपका रिवेन्यू शेयर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि मैक्सिमम पहुंच चुका है, तो गोइंग फॉरवर्ड आपके रिवेन्यू शेयर में कौन सा सेगमेंट सबसे ज्यादा ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन आपको है? Operational revenue would be the highest one. ओके। अभी अभी आपको मेकिंग रेवेन्यू ज्यादा दिखेगा, हाँ हाँ but हाँ। operational revenue is the highest one, number one. Number two would be, like kind of making, or maybe the food revenue. The third would be the food revenue. और सर जैसे विद द इन्फ्लक्स ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, देयर सम क्वेश्चन इन द माइंड ऑफ पीपल की जैसे पीवीआर सिनेमाज ये सब इनकी वायबिलिटी है, तो आप क्या लगता है कि इस मॉडल का गोइंग फ्यूचर्स क्या रहेगा? So we don't take OTTs as our competition. हम्म We believe that OTT is complementing cinema, and cinema is complementing the OTT. हम्म ओवरऑल क्या हुआ है कि जोमेटो के आने के बाद में जो लोग बोलते थे कि अब तो रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे, ये हो जाएगा, नहीं हुआ ऐसा, राइट? रेस्टोरेंट के बिजनेस भी 2 टाइम्स 3 टाइम्स ग्रो हो चुके हैं, और रेस्टोरेंट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो चुके हैं. आप देखेंगे तो पहले इंडिया के अंदर फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स, थीम रेस्टोरेंट्स बहुत कम थे, अब बहुत सारे आ गए. क्योंकि क्या क्या हुआ मालूम है, जोमेटो ने आने के बाद में रेस्टोरेंट्स का मतलब जो पब्लिक है उनका एपेटाइट बढ़ा दिया है. सो कहीं ना कहीं लोग जो पहले एक बार रेस्टोरेंट में बाहर खाना खाने जाते थे, अब लाइक जोमेटो भी कर रहे हैं, मतलब लाइक ऑनलाइन फूड डिलीवरी भी कर रहे हैं. कहीं ना कहीं वो लोग रेस्टोरेंट में भी जाना, उनका वो रिपीट रेशियो बढ़ गया है. द सेम वे ओटीटी आने के बाद में आपने अगर महसूस किया हो तो कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस जो है वो भी सिनेमा का भी डेवलप हो चुका है. ऑडियंस ओटीटी में भी कंटेंट देखती है, और ऑडियंस सिनेमा में भी जाके कंटेंट देखती है. देयर आर टू डिफरेंट लाइक कंटेंट्स फॉर द ऑडियंस. आप कुछ कंटेंट ओटीटी पे नहीं देख पाओगे फैमिली के साथ में बैठ के या फ्रेंड्स के साथ में बैठ के, या एंजॉय नहीं कर पाओगे उनका जो जो स्केल होता है, राइट? वैसे ही आपको अगर बड़े स्केल के मूवीज या कंटेंट्स देखने हैं तो वो आपको सिनेमा के अंदर 7.1 डॉल्बी सराउंड एटमॉस, ये सारी चीज जो रहती है, प्लस रिक्लाइनर, प्लस आपको ऑन सीट फूड डिलीवरी एंड ऑल दीज थिंग्स, ये आपको घर पे नहीं मिलेगा या मोबाइल स्क्रीन पे नहीं मिलेगा, राइट? तो आज कंटेंट बनाने में आपको मालूम होगा कि बहुत सारे टेक्नोलॉजीज यूज हो रहे हैं, बहुत सारे लोकेशंस यूज हो रहे हैं. अब ये चीजों का मोबाइल पे कितना कितना एंजॉय कर पाओगे? इट्स ए जस्ट यू अंडरस्टैंड द स्टोरी, बट ओवर देयर इन सिनेमा यू गेट द एक्सपीरियंस ऑफ इट, राइट? राइट सर, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे ले जाके एक अलग टाइप का क्वेश्चन मैं पूछता हूँ. तो सर जैसे पिछले 2-3 साल में हमने देखा है कि बॉलीवुड में इतनी ज्यादा ब्लॉकबस्टर मूवीज नहीं आ रही जो कि 5 साल 10 साल पहले आती थी, लेकिन उसके सामने रीजनल इंडस्ट्रीज जो रीजनल मूवीज है उनका एक रुझान बढ़ा है. तो आपको क्या लगता है आगे जाके ये एक बैलेंस बना रहेगा या बॉलीवुड फिर से लाइमलाइट में आएगा? Sir, I would like to say कि Bollywood, am I audible? I would like to say कि 10 साल पहले जितनी बॉलीवुड की फिल्में आती थी उसमें अभी तो बहुत सारी मूवी आ गई, राइट? अगर आप कंपेयर करते हैं कि 2015-18 से पहले दिस इंडस्ट्री वाज 14 वीक इंडस्ट्री आउट ऑफ 52 वीक्स इंडस्ट्री. नाउ दिस इंडस्ट्री इज ऑल टाइम हाई, and we are witnessing more than 34 weeks out of 52 weeks for the Bollywood, and then the Hollywood, and then the regional films. अब रीजनल फिल्म्स में क्या है कि नॉट ओनली गुजरात के अंदर गुजराती फिल्म्स, या महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्रियन फिल्म्स, या पंजाब के अंदर पंजाबी फिल्म्स. नाउ अगर आप देखते हैं तो इंटरस्टेट जो रीजनल फिल्म्स है वो भी बहुत चल रही है. आज गुजरात के अंदर हमारे यहाँ पे तेलुगु फिल्म्स भी उतनी ही चल रही है, पंजाबी फिल्म्स भी उतनी ही चल रही है, मराठी फिल्म्स भी उतनी ही चल रही है, और महाराष्ट्र में आप देखोगे तो वहां पे भी साउथ लैंग्वेज चल रही है. सो बॉलीवुड, उसके ऊपर हॉलीवुड, उसके ऊपर रीजनल फिल्म्स भी बहुत अच्छा कर रहे हैं. एंड रिसेंटली एज यू से करेक्टली के रीजनल फिल्म्स हैव आल्सो लाइक रेज देयर बार्स, लाइक रेज देयर स्टैंडर्ड्स of getting a good content, pulling public back to the cinema. And overall जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग
along with the government, they are working on one of the good pattern के कहाँ से अब मतलब cinema should be benefited out of the content because India is a mother of content. We produce maximum content across the globe. We probably produce more than 3,000 to 4,000 content a year. And उसमें से भी 1600 to 1800 content release होता है. Now you imagine the strength of the first step of entertainment in India, which is a content. I must say this is a contentful country. गॉट इट। अब जी सर, सर थोड़ा सा रेवेन्यू स्प्लिट के बारे में बात करते हैं। तो पूजन सर आप बताएं, आई गेस मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू आपका गुजरात से आता है, राइट सर? और जैसे आपने बताया कि और भी स्टेट्स में आपकी प्रेजेंस है, तो गुजरात के बाद सर नेक्स्ट रेवेन्यू कंट्रीब्यूटिंग स्टेट कौन सा रहेगा? Currently, we have like two major states, Gujarat and Bihar, is contributing around 75% of the revenue streams. So first is a Gujarat around 40 to 45%, where Bihar is there. Bihar is also very upcoming and promising market. We see Bihar is contributing around 30 to 35% in our total revenue streams with us. But हमने अभी recently we have started our cinemas in Maharashtra, which is Nagar, Ahmednagar. We have cinema in Bilaspur. We have cinema in Umarkote, which is Odisha. We have cinema in Andhra Pradesh, which is Thadepalli Gullam, and Telangana. They are also contributing, even we have one or two cinemas in these states, but they are also contributing a good number of share in the total revenue. So promising markets are Gujarat, MP, Maharashtra, Punjab. Promising markets are the Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, entire Northeast, because उनके लिए तो टाइम भी है और पैसा भी है वहां पे तो. ऑलराइट सर, थोड़ा आगे बढ़ के कंपटीशन के बारे में जानना चाहता हूँ। तो आप कंपटीशन को Sure. कैसे देखते हैं, और आप मतलब मल्टीप्लेक्स को, ओटीटी को और बाकियों को कैसे कंपेयर करते हैं? कंपटीशन को तो हम लोग बहुत ही हेल्दी वे में देखते हैं, क्योंकि जहाँ पे कंपटीशन है वहां पे मार्केट है, राइट? और कंपटीशन नहीं है वहां पे हम गुजराती लोग तो यही मानते हैं कि वहां पे मार्केट नहीं है, तभी जाके वहां पे कंपटीशन नहीं है. बट इंडिया को एक्चुअली इफ यू आस्क मी, करंटली वी हैव अ रिक्वायरमेंट ऑफ मोर देन 25,000 to 35,000 screens in Indian market. एंड सैडली इंडिया मार्केट में 10,000 स्क्रीन भी नहीं है, राइट? जहाँ पे यूएस 35 करोड़ पॉपुलेशन में, यूएस के पास में मोर देन 40,000 स्क्रीन है. चाइना 143 करोड़ पॉपुलेशन में, चाइना के पास में 70,000 प्लस कमर्शियल स्क्रीन है. एंड इंडिया में 45 करोड़ पॉपुलेशन में, आई बिलीव 10,000 स्क्रीन भी नहीं है, कमर्शियल स्क्रीन. So there is a huge vacuum. There is a huge scarcity across India to bring scalable and the smart cinemas where easy entry, easy access, best of the best experience, very good content and a good service. This is what all we required. So kahin na kahin multiplexes are not a threat to cinema like Complex, though we think we have the highest market share across India for the miniplexes. And all the other national cinema chains are very supportive, very kind for Complex cinema. And whenever we require any kind of guidance, or we require any kind of support, they don't hesitate to support us. And on top of that, non-national cinema chains are never a threat, because I believe a non-national cinema chain will be might face some struggle of getting technology or getting content or getting audience in future. So yeah, currently we are not facing any kind of competition. But yes, if there is any competition, then we are standing tall राइट। for that. Thank you. अब जैसे आपने बताया कि अभी ग्रोथ की एक बहुत ज़्यादा
पोटेंशियल है। सर थोड़ा सा और आगे बढ़ के ये जानना चाहता हूँ कि आपके डे टू डे ऑपरेशंस में आप क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, और आपकी इंडस्ट्री के लिए, आपकी कंपनी के लिए स्पेसिफिकली आपने क्या क्या रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं? So day-to-day challenges are, I believe, अभी तो हम लोगों को ऐसे कोई बड़े चैलेंजेस नहीं आते हैं कि चलो कोविड की जैसे सिचुएशन आ गया या कंटेंट नहीं है। ये दो बड़े थ्रेट हो सकते हैं सिनेमा को, अगर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, अगर बड़े थ्रेट की बात कर रहे हैं। सो इफ एनी सिचुएशन लाइक पेंडेमिक और वॉर सिचुएशन, जहाँ पे हम लोगों को सिनेमा बंद रखना पड़े या कोई लोकेशंस पे वो एक्टिवेट नहीं हो, then and then all the cinema chains lose a business, or reduce the profit, और ऐसा कोई सिचुएशन के जहाँ पे आपके पास में कंटेंट नहीं है, लाइक there was a particular after COVID 6 months, even producers were not ready to stream their content or maybe release their content through cinemas, क्योंकि उनको लग रहा था कि सिनेमा में वापस कोई आएगा नहीं। But now, everything is back to normal. Everyday challenges are, challenges तो नहीं बोल सकते, but we are trying to improve on, giving best of the best customer service or experience, a safety environment for the family or the kids, and neighborhood locations होने के कारण we are going very deep into the cinema thing के, और हम लोग इनको क्या मतलब और कस्टमर को हम लोग क्या कर सकते हैं। So recently we have done like few of these comedy shows at our cinemas, and जैसे आपका एक फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन चलता रहता है म्यूचुअल फंड्स के लिए, बहुत सारे बैंक्स कर रहे हैं, वैसे ही बहुत एक दो बैंक के साथ में हम लोगों ने वी हैव स्टार्टेड विद दैट, एंड आई बिलीव it is also doing good. Last year we did more than 300 group bookings through our corporate channels and all these things. So currently there is no more challenges. हाँ, अगर कंटेंट रेगुलर फ्लो नहीं हो रहा है या तो पेंडेमिक जैसा कोई सिचुएशन है, तभी हम लोगों को शायद कोई फेस करना पड़ेगा। वी आर ऑल्सो नॉट फेसिंग ह्यूज लॉस फॉर ऑपरेटिंग सिनेमास, क्योंकि हमारे सिनेमास एसेट लाइट्स है, हमारा सिनेमा मॉडल एसेट लाइट है। बहुत सारे हमारा जो सिनेमा है वो 2-4 लाख रुपए के रेंटल पे होते हैं। तो अगर ऐसा है, समझ लीजिए कि 2-3 महीने अगर कंटेंट नहीं आता है तो भी दे डोंट फाइंड अ सर्वाइवल थ्रेट। जहाँ पे मल्टीप्लेक्सेस में ये इशू आ सकता है कि अगर 3-4 वीक कंटेंट नहीं आता है, 2-3 वीक कंटेंट नहीं आता है, तो दे स्टार्टेड कैलकुलेटिंग देयर investments and the ROIs and all these things. गॉट इट Yeah. सर। सो थैंक यू वेरी मच सर, आपने समय दिया और कंपनी के बारे में विस्तार से बताया। थैंक यू वेरी मच।